ईटी नाउ पे चल रहे हैं। हम आपको मार्केट के स्मार्टेस्ट माइंड्स और बिजनेस जगत के लीडर्स लगातार यहाँ कॉन्वर्सेशंस के लिए ईटी नाउ स्वदेश पे आ रहे हैं, और ताकि आप अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और लाइफ एकदम बढ़िया से प्लान कर सकें। ये दिवाली स्पेशल है और हमारे साथ आज हिरेन वेद हैं एल्केमी कैपिटल के। हिरेन अभी अभी एक विदेश यात्रा करके आए हैं, तो हम उनसे उनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे। हिरेन, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली की शुभकामनाएं आपको ईटी नाउ स्वदेश फैमिली की तरफ से, और आपका स्वागत है शो पे। थैंक यू अजय। हैप्पी दिवाली टू यू, एवरीबडी एट ईटी स्वदेश, और सब व्यूअर्स को भी हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की और नए वर्ष की। हिरेन, सबसे पहले आप मुझे बताएं, आज हम बातचीत इससे शुरू करते हैं कि आप जर्मनी से लौट के आए हैं मैराथन करके। लेकिन जर्मनी के बारे में बहुत डर बैठा हुआ है पूरे दुनिया में। मैं फॉरेन फंड मैनेजर से ये बात करता हूँ यहाँ भी, कि यूरोप जो है वो एक तरह से इकोनॉमिकली मेल्ट कर रहा है, पिघल रहा है, और जर्मनी वहाँ का एपिसेंटर है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी वहाँ पे? कितना बुरा हाल है? हालांकि जब हम बात करते हैं तो इंडिया एक चमकता सितारा बन के आ रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन मामला कितना खराब था ऑन ग्राउंड? आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या बातचीत की अपनी अपनी विजिट में? देखिए, मैं तो दो शहरों में था, बर्लिन और म्यूनिक में। वहाँ पे जर्मनी में था। और अगर आप यूजुअली जो बोलते हैं स्ट्रीट्स पे घूमें या मॉल्स में जाएं या रेस्टोरेंट्स में जाएं, तो आपको वहां पे ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा क्राइसिस है। हाँ, ये जरूर है। जब मैंने आ, जो वहाँ के आम कंज्यूमर होते हैं उनके साथ जब भी मैंने बात की, जनरल चिट चैट किया, तो ये जरूर सामने आया कि वहाँ पे इन्फ्लेशन काफी खटक रहा है उनको। तो वहाँ पे अक्टूबर में अक्टूबर फेस्ट होता है, तो इट इज लाइक अ फेस्टिवल सीजन फॉर देम। तो अक्टूबर फेस्ट के दौरान ऐसे ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं इस बियर का 8 यूरो देता था, अब इसका 14-15 यूरो हो गया है, तो काफी महंगाई बढ़ गई है। वो बात सही है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वहां पे काफी बड़ा हुआ है, परंतु ऐसा कोई एनर्जी क्राइसिस मुझे वहां नहीं लगा। ये समझने की उन्होंने क्या किया है, एक जो होशियारी का काम किया था कि उन्होंने आम जो जनता है वहां पे उसको इंसेंटिवाइज किया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ना कि आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करें जहां पे यू नो गैस या पेट्रोल की जरूरत पड़े। तो इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड सोसाइटी। वैसे जर्मन्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड उन्होंने छोटी छोटी तरकीबें की हैं। जैसे मैं होटल में रह रहा था, तो उन्होंने जनरल जो टेम्परेचर है एयर कंडीशनिंग का, वो 2 डिग्री थोड़ा ज्यादा रखा था ताकि उनका कंजम्पशन थोड़ा कम हो। लेकिन ऐसा कोई, आप अगर वहां पे घूमें या किसी से स्ट्रीट्स पे बात करें या होटल्स या मॉल्स या रेस्टोरेंट में जाएं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है जो टीवी पे बताते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, ये रिटेल आपने बहुत इन्फ्लेशन इंटरेस्टिंग जरूर आप बढ़ी है। जी, ये आपने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि कई बार हेडलाइंस और ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्टिंग में हम कुछ इश्यूज़ को शॉर्ट टर्म में ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं, और हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को लॉन्ग टर्म में एकदम अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके भी शायद बात हो। आपकी बात से काफ़ी अच्छा लगा ये जान के। आपके पीछे से काफ़ी इकोनॉमिक डेटा भी आया, आपने शायद इस पर नज़र रखी हो या नहीं, आप वेकेशन पे थे, कि आईएमएफ ने डेटा निकाला कि हालांकि ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कम की, लेकिन इंडिया की फोरकास्ट कम होने के बाद भी सारे देशों से एकदम शानदार है। आपने तो बहुत अपनी लंबी अवधि में मार्केट को देखा है, इकोनॉमी को देखा है। आपको इस समय कॉर्पोरेट इंडिया और जो ग्रोथ एस्टिमेट्स आए, उनकी ट्रैजेक्टरी कितनी ज़्यादा कंफर्ट दे रही है एज अ मनी मैनेजर? देखिए, ये मैक्रो लेवल पे जीडीपी 7 हो 6.5 हो, मेरे हिसाब से इस पे इन्वेस्टिंग पे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा। हम्म। क्योंकि जीडीपी जो है वो
इज अ समेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बट अगर मैं यहाँ पे कंपनियों से अगर बात करूं, और अभी सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट का सीजन चल रहा है, अगर हम रिजल्ट का ट्रेंड देखें तो मेरे हिसाब से कॉरपोरेट इंडिया जो है वो काफी अच्छा कर रहा है, बावजूद कि थोड़े से जो डिसरप्शन हमने देखे, जैसे रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस हैं या मार्जिन प्रेशर है। परंतु अगर आप ओवरऑल मूड कॉरपोरेट इंडिया का देखें तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और सतर्क है। तो मुझे ये सब मैक्रो आईएमएफ वर्ल्ड डेटा वगैरह जो अपग्रेड डाउनग्रेड करते हैं, मुझे लगता है उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। मुझे लग रहा है कि इंडिया का मैक्रो और माइक्रो दोनों ही रिलेटिवली स्ट्रांग हैं। और मेरे हिसाब से इस दिवाली जब भी आप डेटा जब आएगा बाहर देखेंगे तो जब मैं बाहर घूमता हूँ देखता हूँ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, शादी की सीजन धूम से चल रही है, मेरे हिसाब से कंजम्पशन इज डूइंग वेरी वेल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी अभी शुरू हो जाएगा। और कॉरपोरेट इंडिया से और कंपनियों के रिजल्ट देखने से मुझे कदापि ऐसा नहीं लगता कि अ, इंडिया में कोई तकलीफ। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि हम बहुत सारे कंजम्पशन रिलेटेड मैनेजमेंट से लास्ट 15-20 दिन में बात करते आए हैं कि जानने के लिए कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, चाहे वो मैट्रेसेस बनाने वाले हों, जूते बनाने वाले हों, रेस्टोरेंट्स, ज्वेलरी, कपड़े, हर जगह यही आ रहा है कि डिमांड बहुत रोबस्ट है। आपको लगता है कि एक तो जो अभी तक अर्निंग्स आई हैं, चाहे फाइनेंशियल या दूसरे सेक्टर्स की, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? रिपोर्टेड नंबर्स तो पीछे की बात हो गई, कहीं भी कोई अच्छी चीज़ आपको स्टैंड आउट की हो? कमेंट्री को अब तक जो आए हैं डेटा, उन्होंने आपको कैसे एनालाइज किया आपने? तो आई थिंक बाय एंड लार्ज जो है बैंकों की कमेंट्री तो काफी अच्छी है। वहां पे क्रेडिट ग्रोथ इज growing at a very healthy clip. Margins are reasonable and expanding. एंड क्रेडिट कॉस्ट या एनपीएल्स का अभी तो कोई, इस साइकिल में तो अपन बहुत अर्ली हैं तो कोई इशू नहीं है। तो बैंकों की और फाइनेंशियल सर्विसेज में जो कंपनियां हैं उनमें तो ग्रोथ में कोई भी लेटअप नहीं नजर आ रहा है। कंजम्पशन आपने बताया, अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं वो काफी स्ट्रांग है। कंजम्पशन में सिर्फ एक ही ट्रेंड है कि जो लोअर एंड के कंजम्पशन बास्केट है वहां पे थोड़ा सा अभी जितना पिकअप होना चाहिए प्री कोविड वो नहीं हुआ है, क्योंकि जो मध्यम और उसके निचले वर्ग के जो लोग हैं उनको डेफिनेटली इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि अगर आप अबव एवरेज वर्ग के लोग देखें, इनकम के जो प्रीमियम कंजम्पशन करते हैं, फिर ये एसयूवी हो, गाड़ी हो, यू नो, उन सब जो जितनी भी जो प्रीमियम आइटम्स हैं वहां पे कंजम्पशन इज बूमिंग, राइट? तो मेरे हिसाब से जी। कंज्यूमर भी ऑल्सो ओवरऑल, अगर आप लो टिकट लोअर इनकम की बात करें तो वहां पे अभी भी थोड़ा सा रिवाइवल बाकी है। और वो मुझे लग रहा है कि जो 2 साल की इनकम इम्पैक्ट हुई है कोविड के दौरान उस वर्ग की और इन्फ्लेशन की वजह से फुल फोर्स में कंजम्पशन अभी तक आया नहीं है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो जी। अपर इनकम के जो जो कंजम्पशन है, वेदर इट इज रियल एस्टेट और ट्रैवल और रेस्टोरेंट्स और कार्स, वहां पे थिंग्स आर बूमिंग अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। अभी आप एक मिड एंड स्मॉल कैप रिलेटेड फंड स्कीम स्टार्ट करने के प्रोसेस में है, और बात ये निकल के आ रही है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज रही हैं इंडिया में लास्ट कुछ सालों में, उन्होंने बहुत मजबूती से अपनी बैलेंस शीट इंप्रूव की और ये नेविगेट किया पूरा कोविड और उसके बाद। और ये एक्चुअली डोमेस्टिक सेंट्रिक जो प्ले है, जो ग्रोथ है इंडिया की, उसका सबसे बढ़िया प्ले है, और ये अपने आप में एक एसेट क्लास बनता जा रहा है। आपकी क्या राय है उस पॉकेट की वैल्यूएशन पे? क्या राय है आपकी?
देखिए, मुझे लग रहा है कि हर 8 से 10 साल एक रेजीम होता है। जैसे हमने 2003 से 2008 की जो बुल मार्केट देखी, उसमें स्मॉल और मिड कैप्स ने बहुत ही अच्छा किया, उन्होंने लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म किया। लेकिन पिछले 10 साल, राइट अप टू 2020 2021, जनरली स्पीकिंग लार्ज कैप्स ने अच्छा किया, क्योंकि अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, मैक्रो सिचुएशन, वो बहुत ही चैलेंजिंग थी। जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, आईएलएनएफएस, कोविड। तो अब मुझे लग रहा है कि पिछले 4-5 साल से जो डीलेवरेजिंग हुई है, और अगर आप सरवाइव हुए हो इस बहुत ही डिफिकल्ट मैक्रो सिचुएशन जो 18 से 20-21 तक था, अगर आप उससे निकल के आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब फिर एक रेजिम चेंज आएगा। और इस बार इस जो बुल मार्केट है, जो कोविड लोज से शुरू हुई है, वहां पे मुझे लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स ओवर द लॉन्ग रन विल अगेन आउट परफॉर्म द लार्ज कैप्स। और इसलिए हमने एक स्पेसिफिक स्मॉल एंड मिड कैप की स्ट्रेटेजी शुरू की है, क्योंकि अब बैलेंस शीट्स क्लीन हैं, बैलेंस शीट्स डीलेवरेज्ड हैं, और काफी सारे नए सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग में है, चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन की जो सप्लाई चेन में जो इंडियन कंपनीज एडवांटेज ले सकती हैं, उनमें है। अ, हमें यह भी दिख रहा है कि काफी सारे कंजम्पशन में एक बढ़ावत आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि काफी एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आएगी। ये जो नेक्स्ट तेजी आएगी वो सिर्फ लार्ज कैप्स की नहीं होगी, लार्ज कैप्स भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको एक्स्ट्रा अल्फा कमाना है नेक्स्ट 5 साल में, तो स्मॉल, अच्छी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में निवेश करना चाहिए विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। मुझे लग रहा है वहां पे आपको लार्ज कैप से बेहतर मुनाफा और अल्फा मिलेगा। हिरेन, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा अम्ब्रेला है एक तरह से, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग की, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स। आप कैसे, कौन कौन से कुछ एरियाज़ को रिसर्च किए हुए हैं या कर रहे हैं, जिस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है कि 3-4 बड़े एवेन्यूज या सेक्टर्स हैं जहां मुझे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज लग रही हैं। एक तो दुनिया भर में दो बड़े मेजर शिफ्ट आ रहे हैं। एक है जो हम ट्रेडिशनल एनर्जी से निकलकर न्यू एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीनर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उस सप्लाई चेन में काफी सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो पार्टिसिपेट करेंगी। दूसरा ग्लोबल ट्रेंड है जो है कि ट्रेडिशनल फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड। तो काफी सारे ऑटो कंपोनेंट कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सप्लाई कर रहे हैं, वहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। तीसरा जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, जो है डिफेंस, जहां पे अभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा भार दिया जा रहा है, वहां पे मुझे लग रहा है कि काफी सारी जो हमारी ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स कंपनी हैं, जो अपने ट्रेडिशनल सेक्टर में तो सप्लाई कर रही हैं, लेकिन वो डिफेंस में भी सप्लाई करना शुरू करेंगी, तो उनका एक और ग्रोथ वेक्टर शुरू हो जाएगा। तो हमें वो एक बड़ा लग रहा है। और लास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो बात की आपने, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि काफी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि दो बड़े ग्लोबल सेक्टर्स कंप्लीट चेंज हो रहे हैं, एक ग्लोबल केपेक्स साइकिल शुरू हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रांजिशन, जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, और दूसरा हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो ग्लोबली हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, राइट। और दो या तीन इंडियन राइट। स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, जो डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। एंड देन एक्सपोर्ट में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन। तो ये 4-5 जो बड़े आइडियाज हैं, उनमें हम कंपनियां ढूंढ रहे हैं जो हम इस स्मॉल और मिड कैप फंड में उसका निवेश करेंगे।
हिरेन, स्मॉल और मिड कैप सबके बस की बात नहीं होती है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिजनेस मॉडल को, मैनेजमेंट क्वालिटी को एनालाइज करना, बुक्स को एनालाइज करना। आपका फ्रेमवर्क कैसे है? आप कैसे चुन रहे हैं कंपनीज को, रिटर्न रेशियोज के, साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, आपने कैसे वो फ्रेमवर्क बनाया है स्मॉल कैप्स मिड कैप्स को चुनने का? देखिए, एक तो जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क होता है कि जो हम फंडामेंटल्स देखते हैं। तो हमने जब रिसर्च किया और देखा कि जो टॉप 25% ऑफ द कंपनीज थी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, जो बोलते हैं टॉप क्वार्टाइल की जो कंपनियां थी, उन्होंने तकरीबन मीडियन रिटर्न 40% दिया था पिछले 10 साल में। उनका टॉप लाइन 15 से 20% कंपाउंड हुआ। उनका पैट 35 से 50% कंपाउंड हुआ। उनका आरओसी 15 से 25 के बीच में रहा। और उनका लेवरेज लेस देन 0.25 रहा। तो ये हमने जो रिसर्च किया है, इसका हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि हमें जो कंपनियां हम देख रहे हैं उसका मिनिमम ग्रोथ जो है वो 20 या 25% के ऊपर होना चाहिए। उनका मिनिमम रिटर्न ऑन कैपिटल 15 और 20 के बीच में होना चाहिए। उनका लेवरेज 0.5 से कम होना चाहिए। तो हमने एक ऐसा क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क बनाया है। तो एक तो है जो क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क है, लेकिन स्मॉल मिड कैप्स में सिर्फ नंबर देख के निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी और क्वालिटी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राइट? क्योंकि एग्जीक्यूट करना और लगातार 5 6 7 10 साल ग्रो करना, ये हर एक मैनेजमेंट का बस की बात नहीं होती, क्योंकि जनरली स्मॉल मिड कैप्स में जो होते हैं वो प्रोमोटर ड्रिवन कंपनीज होती हैं। और वहां पे जब ग्रोथ आता है तो अगर वो प्रोफेशनलाइज नहीं करते, अगर वो मैनेजमेंट डेप्थ नहीं बढ़ाते, तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ जर्नी में एक एक ब्रेक आ जाता है। दूसरा, गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मॉल और मिड कैप्स में, क्योंकि वहां पे बैलेंस शीट की क्लीनिंग, मैनेजमेंट्स कंपनी में से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को उनका बेनिफिट दे रहे हैं, वो घड़ी घड़ी इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, ये सब भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जितना ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स और रेशियोज को देखना होता है। तो ये एक तजुर्बे की बात है, ये एक एक्सपीरियंस की बात है, ये एक ऑब्जर्वेशन की बात है, ये एक रिसर्च करने की बात है कि हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही फ्रेमवर्क देख रहे हैं। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल कंपनी एंड एन अनसक्सेसफुल कंपनी इन स्मॉल एंड मिड कैप यूजुअली इज मैनेजमेंट क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, तो क्लियरली आपको ऐसा लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो जो है 8-10 साल में 18 से 20-22% कंपाउंडिंग अर्निंग्स के लिए तैयार है, तो शायद रिटर्न्स भी उसी रेंज में मूव करेंगे अगर हम लंबा होल्ड कर सकते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इस समय? एब्सोल्युटली, मुझे लग रहा है कि इस साइकिल, ये जो है साइकिल एकदम ही अप्रोप्रिएट है। लेकिन इसमें जैसे आपने सही फरमाया कि एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप्स में साइकिल्स आते हैं। परंतु एज एन एसेट क्लास, आई थिंक इट इज अ सेपरेट एसेट क्लास नाउ, एंड आई थिंक दे विल डू एक्सट्रीमली वेल इन द नेक्स्ट 4 to 5 years फॉर श्योर। जाते जाते हिरेन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम लोग एक साल से, हालांकि ये बात सही है कि इंडिया ने ग्लोबल मार्केट को बहुत तेज़ी से आउट परफॉर्म किया है, हम घटे ही नहीं। यूएस मार्केट 30% घट गया टॉप से, हम लोग 3% टॉप से दूर हैं, 5%। बट हम लोग साल साल भर से एटलीस्ट हेडलाइन इंडिसेस पे वहीं हैं। अब आपको लगता है कि एक कंसोलिडेटिव साइडवेज मूवमेंट बाजार का धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मैक्रो हेडविंड्स ईज होने लगेंगी, तो बाजार फ्यूचर ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ को फैक्टर इन करने लगेगा और इस रेंज से बाहर निकलेगा? अगली दिवाली जब हम बात कर रहे होंगे तो हम रीजनेबली हायर लेवल्स पे होंगे? मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। और अगर हम पिछली दिवाली से इस दिवाली देखें तो कितने सारे हमने मैक्रो प्रॉब्लम देखे हैं। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, वॉर, चाइना के प्रॉब्लम, यूएस में रिसेशन की बात,
और फिर भी हम जो हैं फ्लैट हैं, जबकि दुनिया 25-30% डाउन है। तो ये एक इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस है। तो एज आई से, आवर मार्केट्स आर बीइंग हेल्ड बैक बिकॉज ऑफ द मैक्रो चैलेंजेस। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में इन्फ्लेशन यूएस में भी पीक आउट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ऑयल के भाव ऑलरेडी घट रहे हैं, जबकि ओपेक और वो लोग प्रोडक्शन कट की बात कर रहे हैं, तो उनको भी दिख रहा है कि ऑयल की डिमांड घट रही है। तो आप एक बाजू रिसेशन की बात करते हैं, दूसरी बाजू कमोडिटी के भाव ऊपर नहीं जा सकते। तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट 2-3 महीने में हिस्ट्री हो जाएगा। और जब वो होगा तो सेंट्रल बैंक से एक प्रेशर निकल जाएगा कि हम गति से इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएं। और मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे लेकिन लिक्विडिटी नहीं कम कर पाएंगे। रघुराम राजन जी ने ये कहा है कि जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, जो हम देख रहे हैं यूके में क्या हो रहा है, कि जैसे ही उन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात की तो वहां पे बॉन्ड मार्केट्स में एक बड़ी हलचल हो गई। तो ये सब लीवरेज्ड इकोनॉमी, कहने के लिए बहुत अच्छा है कि हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे, लेकिन दे आर लाइक अ पेशेंट ऑन ऑन ऑक्सीजन। जैसे ही आप ऑक्सीजन निकालो तो जो पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। तो मेरे हिसाब से सही बात है। इन्फ्लेशन सही अभी हिस्ट्री है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर जब ये सब चैलेंजेस कम हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपनी जो मार्केट जो करंट कंसोलिडेशन फेज में है, वो ब्रेकआउट होके नए रेंज में और न्यू हाई पे चली जाएगी। शानदार, बहुत बढ़िया। इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे मैं आपको थैंक करना चाहूँगा आज हमसे बात करने के लिए। आपने सही कहा। इनफैक्ट रिसेंट आरबीआई रिपोर्ट भी यही कहती है कि इंडिया का भी इन्फ्लेशन प्रिंट 7.4% शायद पीक था। यूएस का भी आप जैसा कह रहे हैं पीक होगा। और इंटरेस्ट रेट पे एक वर्स्ट अपने पीछे देख के बाजार भी आगे डिफरेंट तरीके से एसेट प्राइसेस को वैल्यू करेगा। इंडियन मार्केट तो स्टैंड आउट हो ही रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके अकॉर्डिंग। वहाँ पे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, इसीलिए आपका नया फंड भी वहीं फोकस कर रहा है। हिरेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को, आपको, अल्केमी की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभ दीपावली। और आज हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Ajay. And once again, wishing all your viewers and everybody at ET Swadesh a very happy Diwali, a healthy Diwali, and a prosperous Diwali.